जो वीर्य की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट किया इन्होंने वीर्य की डेफिनेशन के साथ। ओके, तो ये न कुर्वन्ति तद्वीर्यम, ठीक है। चरक आचार्य ने, आपको पता, चरक ने अपने रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव ये सब डिस्क्राइब किए हैं चरक सूत्र 26 चैप्टर में, ठीक है, जिसमें रस विषयक संभाषा परिषद भी है। सुश्रुत आचार्य ने एक सेम परिभाषा सुश्रुत सूत्र 41 में दे रखी, ये न कुर्वन्ति तद्वीर्यम, जिसके द्वारा कुछ कर्म किया जाता वही वीर्य है। चरक आचार्य की एक और डेफिनेशन है, वीर्यम तु क्रियते ये निया क्रिया, ठीक है। ओके, जिसके द्वारा क्रिया करी जाती है वो वीर्य है। अष्टांग संग्रह की एक डेफिनेशन है, गुर्वाद्या वीर्यम उच्यन्ते शक्तिमंतो अन्यथा गुण, ठीक है। गुरुवाद्य मतलब गुरुवादी जो गुण हम पढ़ते हैं ना, गुरु मंद हिम स्निग्ध तेरा गुणा से सकतम वेशदा वेंस्ति सविपर्य, ऐसे गुरुवादी गुण पूरे पढ़ते हैं। तो वह कहते हैं कि जो गुरुवादी गुण है, वीर्यम उच्यन्ते शक्तिमंतो, यही जब शक्तिमान होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, तो इनको वीर्य वीर्य कह दिया जाता है। मतलब ये इतने पावरफुल होते हैं कि वहाँ पे कोई एक्शन ये करवा सके, तब इनको वीर्य कह दिया जाता है। अन्यथा गुण, अन्यथा इनको गुण ही कहा जाता है, ठीक है, ऐसी बात है। ओके, फिर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट है रस वैशेषिक का। रस वैशेषिक निघंटु या रस वैशेषिक बोलो, भजंत नागार्जुन वाली बुक है, जो एकदम शुरू में हम पढ़ रहे थे, तो इनके सारे लक्षणों में लक्षण वर्ड जरूर आया करता है ना। जैसे परिणाम लक्षणम विपाक है, विश्व लक्षण गुणा, जैसे कर्म लक्षणम वीर्यम, ठीक है। वीर्य का लक्षण क्या है? कर्म, कर्म से वीर्य पहचाना जाएगा। तो शुरू से वही बात आ रही, येन कुर्वन्ति वीर्यम तु क्रियते येन कर्म लक्षणम। तो ये वीर्य के बारे में कुछ डेफिनेशन है। ओके, अब बात आती है कि कौन कितने वीर्य मानते हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन के बाद वही पहला पॉइंट उठता है, तो इन्होंने वो बात यहाँ पे दी है वीर्य की संख्या करके। उससे पहले कुछ एक दो पॉइंट और उठाए हैं, तो हम भी पहले उन्हीं को देख लेते हैं। एक इन्होंने लिया गुण वीर्यवाद, ठीक है, गुण वीर्यवाद। गुण वीर्यवाद की किए हैं फिर दो डिवीजन, एक शक्ति मात्र वीर्यवाद और एक पारिभाषिक वीर्यवाद। ओके, शक्ति मात्र वीर्यवाद को मानता है अपने चरक एंड चक्रपाणी, और पारिभाषिक वीर्यवाद जो है उनको मानते हैं सुश्रुत एंड वाग्भट, ठीक है जी। ओके, गुण ही वीर्य है, गुण वीर्यवाद का मतलब है कि गुण ही जो है वो वीर्य है, ठीक है जी। ओके, उसमें दो बातें हुई फिर, एक शक्ति मात्र मतलब ऐसा कोई भी गुण, ठीक है, जो शक्ति मात्र है या कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें शक्ति हो, वो सब वीर्य है। कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी गुण जिसमें शक्ति हो वो वीर्य है, ठीक है। और दूसरा है पारिभाषिक वीर्यवाद, उसके अकॉर्डिंग उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण जो फिक्स गुण है, उनमें वो जो उत्कृष्ट शक्ति संपन्न गुण है वो वीर्य है। तो आपको याद रखना है, शक्ति मात्र को चरकवाक चक्रपाणी और पारिभाषिक को सुश्रुत वाग्भट मानते हैं। बस इसमें इतना ही पूछा जाता है। फिर एक है कर्म वीर्यवाद, ठीक है, इसको मानने वाले हैं नागार्जुन एंड निमी। याद रखने को जब आपको आपके द्रव्य गुण के नोट्स में कराया तो भी हम याद करवाते कि नानी, ठीक है, नानी जो है वो पहले जमाने के जो लोग होते थे वो तो कर्म करने में बहुत विश्वास रखते थे, ठीक है। तो नानी जो है वो कर्म कर्म वीर्यवान है ना। कर्मठ बनो, कर्म वीर्यवान बनो, तो नानी कर्म वीर्यवान है, तो नानी नागार्जुन और निमी कर्म वीर्यवाद को मानते हैं। द्रव्य वीर्यवाद को जो है वो आधुनिक विद्वान जो है द्रव्य वीर्यवाद को माना करते हैं। ओके जी, ठीक है। एक द्रव्य वीर्यवाद को मानने में शिवदास सेन का नाम भी आया करता है, कि शिवदास सेन जो है वो द्रव्य वीर्यवाद को मानता है, शिवदास सेन। ओके, फिर आप आओ वृद्ध वाग्भट। वृद्ध वाग्भट जो है शक्ति मात्र वीर्यवाद को कहता है कि ये शास्त्रीय है, और गुण वीर्यवाद जो है वो लौकिक है, ठीक है। लोक में ऐसा प्रचलित है कि जो उत्कृष्ट ये शक्ति संपन्न गुण है वही वीर्य है, यानी गुण ही जो है वो वीर्य बन जाता है, ठीक है। ये लौकिक बात है, और कोई भी शक्ति जो है जो काम करवाती है वो वीर्य है, ये शास्त्रीय पक्ष है, ऐसा वृद्ध वाग्भट मानते हैं, यानी कि अष्टांग संग्रह। अब बात आती है वीर्य की संख्या पे। वीर्य की संख्या पे चलते हैं, ठीक है। बहुविध वीर्यवादी मतलब कई प्रकार के वीर्य हैं, कई तरह बहुविध हैं। तो ये तीन लोग फेमस हैं, चरक, इंदु और नागार्जुन। तो आपके नोट्स जब करवाते हैं तब वहाँ भी बताया कि चाइना करके इनको याद रखना, खूब पूछा जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट है।
चाइना, चरक, इंदु एंड नागार्जुन, ये बहुविध वीर्यवादी है। अष्टविध वीर्यवादी कौन है, द्विविध वीर्यवादी कौन है, चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट। ठीक, इन्होंने तो यहाँ पे अलग अलग लिखा है, लेकिन एक्चुअल में द्विविध एंड अष्टविध वीर्य, ठीक है, 2 एंड 8 वीर्य, ये चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट, ये तीनों ही लोग द्विविध भी मानते हैं और अष्टविध भी मानते हैं। इन तीनों का ही जो मेन ओपिनियन है, ठीक है, मेन इनका जो मत है वो है द्विविध वीर्य का। चरक, सुश्रुत और वाग्भट तीनों का ही मेन मत द्विविध वीर्य का है, और किंचित वगैरह के मत से ये लोग जो है अष्टविध भी मान लिया करते हैं। ठीक है, कि किसी और के मत से ऐसा करके, मेन इनका खुद का 2 का है। ओके जी। 15 वीर्य कौन मानता है, देखिए 15 वीर्य जो है निमि मानते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट दिया है कि रस की उपलब्धि कैसे होती है, विपाक का कैसे पता चलता है, वीर्य का कैसे पता चलता है। तो रस का पता चलता है निपात से। निपात वर्ड का मतलब होता है जीवा के साथ संयोग, तो रस का पता चलता है जीवा के साथ संयोग से। विपाक का पता चलता है कर्मनिष्ठा, ठीक है, कर्मनिष्ठा यानी कि अनुमान से, कर्म जब अंदर जाके कोई कर्म करेगा उससे हमें पता चलेगा विपाक का। इसीलिए विपाक को ही निष्ठा पाक भी कहते हैं। आहार के 2 प्रकार के पाक आयुर्वेद में थे, जब अभी पीछे आया था तो कराया था, एक अवस्था पाक और एक विपाक। अवस्था पाक को प्रपाक भी कहते हैं क्योंकि वो प्रथम पाक है, और विपाक को निष्ठा पाक भी कहते हैं क्योंकि निष्ठा पे, कर्म निष्ठा पे वो पता चलता है ना। जब विपाक की हम परिभाषा भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जाठरा अग्नि योगात यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते स विपाकिति स्मृते। तो रसानाम परिणाम अंते, रसानाम परिणाम अंते का भी मतलब आपको बताया था, मतलब जरण निष्ठा काले, आहार के पाचन के उपरांत। तो वो निष्ठा पे उपरांत में, पाचन उपरांत पता चलता है, इसलिए विपाक कर्मनिष्ठा से, अनुमान से। वीर्य का पता चलता है निपात यानी जीवा के साथ संयोग से भी, और अधिवास यानी कि बॉडी में जब वो वास करता है वीर्य तो उससे भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है मिर्च वगैरह है तो तीक्ष्ण वीर्य है, तो जैसे ही जीवा के साथ संयोग करते हैं तो उस तीक्ष्णता का पता चलता है। ठीक है, तो निपात से भी वीर्य का पता चलता है, और अधिवास बॉडी में रहने से भी पता चलता है। ये रस विपाक और वीर्य का है। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है अपना प्रभाव वाला। ठीक है, 1-2 बातें, जैसे आप और अपना ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, षड्विध वीर्यवाद। ठीक है, प्रिव्रत शर्मा जी मानते हैं, ये पॉइंट रहता है आपके नोट्स वगैरह में जो लिखा है कि षड्विध वीर्यवाद प्रिव्रत शर्मा मानते हैं, और वो षड्विध वीर्यवाद षड उपक्रम पर जो है वो आधारित होता है। ठीक है जी। फिर एक ये पॉइंट होता है कि भाई अष्टविध वीर्य जो है चरक भी मानते हैं, सुश्रुत भी मानते हैं, क्या तो दोनों के अष्टविध वीर्य समान है, तो दोनों के अष्टविध वीर्य समान नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। चरक के तो अपने आप रुशील वाला वो याद करो, रुक्ष, शीत, लघु, उसका जस्ट अपोजिट करो। रुक्ष का अपोजिट स्निग्ध, शीत का अपोजिट उष्ण, लघु का अपोजिट गुरु। तो 6 तो यही हो गए, मृदु, तीक्ष्ण, ये 2 और जोड़ दो, तो चरक के तो ऐसे अष्टविध बनते हैं। ठीक है, सुश्रुत के में पहुंचो तो वो जो है गुरु लघु नहीं मानते, गुरु लघु की जगह पे उन्होंने विशद और पिछिल को ले रखा था। तो जब आपके नोट्स कर रहे थे तो आपको याद कराया था कि चरक के अष्टविध वीर्य को गुल करके सुश्रुत पीव पीव करने लगे, तो गुल यानी गुरु लघु हटेगा, गुल हो जाएगा, और पीव पीव पिछिल और विशद ये ऐड हो जाते हैं। फिर अष्टविध वीर्य में महाभूत की प्रधानता, अष्टविध वीर्य की ग्राह्यता कैसे है, ये सब भी वहाँ पे कराए हैं आपको। नेक्स्ट वाला पॉइंट अब हम देखते हैं प्रभाव वाला, जो इसमें दिए हुए उतने पॉइंट में से। प्रभाव में देखो, प्रभाव की भी स्टार्टिंग ओबियसली इसी बात से होगी कि है ये प्रभाव आखिर है क्या चीज़, क्या इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है कि रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषः कर्मणाचैव। रस एक कंडीशन है, उस कंडीशन में रस भी, वीर्य भी, विपाक भी सब सामान्य है, सब सेम है, सब नॉर्मल है। फिर भी विशेषः कर्मणाम चैव, फिर भी कर्म में विशेषता आ रही है। चैव प्रभाव है तस्य स्मृत है, वहाँ पे प्रभाव ही मानना चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ हम क्या बोलते हैं द्रव्य गुण की, रस मधुर रस होगा तो ऐसा होगा, शीतवीर्य होगा तो ऐसा होगा, मधुर विपाक होता है ऐसा कर्म करेगा। तो अपने रस वीर्य विपाक से काम, अब कोई 2 द्रव्य हमने लिए, उनके रस वीर्य विपाक एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के जैसे, फिर भी उनके कर्म सेम नहीं है, कर्म अलग अलग हो रहे हैं, तो मतलब वो प्रभाव से काम कर रहे हैं। ये चरक की पे डेफिनेशन है, ये भी याद रखना कि चरक ने ऐसे दी हुई है।
क्योंकि रख के पूछ लेता है, जैसे रसादि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम, बताओ ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है, तो ये वाग्भट की डेफिनेशन, संग्रह हृदय की दी हुई डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि वही सेम चीज़ है कि रसादि साम्य, रसादि मतलब ये रस वीर्य विपाक ये सब साम्य है, सेम है, फिर भी कर्म में विशिष्टता है, तो वो प्रभाव की वजह से है। ओके, अष्टांग संग्रह की एक और लाइन है, सर्व अतिशयाई द्रव्य स्वभाव प्रभाव है। द्रव्य का वो स्वभाव जो हर किसी चीज को सरपास कर देता है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, अतिशयाई है, वो प्रभाव होता है। ओके, सुश्रुत जी ने यहाँ पे कहा हुआ है, अमीमांस्यानि अचिंत्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः, जो स्वभाव होता है वो अमीमांस्य और अचिंत्य होता है। ऐसा कह नहीं सकते कि क्यों ऐसा स्वभाव है। ठीक है, स्वभाव के बारे में कुछ है तो है, बस कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अमीमांस्य होता है, उसमें मीमांसा नहीं की जा सकती, तर्क वगैरह नहीं किए जा सकते। अचिंत्य है, उस पर कोई चिंतन करने का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप भी देखना चाहो तो देख सकते हो, सुश्रुत सूत्र 40 की लाइन है ये, सुश्रुत सूत्र स्थान 40 में ये लाइन मिलती है। तो स्वभाव को अचिंत्य और अमीमांस्य कहा हुआ है, और इसी से ऐसा माना जाता है कि सुश्रुत आचार्य ने प्रभाव की तरफ इंडिकेट जो है किया हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रभाव के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यव जो है, यव मधुर रस वाला है। ठीक है, तो मधुर रस वाली चीज़ों को तो वात सामक होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वात को वृद्धि करने वाला होता है। सिंह जो है वो मधुर रस वाला है, मधुर रस को, मधुर रस वाली जो चीज़ है, ठीक है, उसको आपको याद हो तो 3 विपाक हमने पढ़े थे, मधुर, अम्ल और कटु विपाक। मधुर एंड लवण रस, इन दोनों का मधुर ही विपाक होता था, लेकिन यहाँ पे कटु हो गया। ठीक है, वसा जो है वो उष्णवीर्य है, उष्णवीर्य होने पे तो अग्नि को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी अग्नि साधक है। ठीक है, मत्स्य जो है वो मधुर रस वाली है, मधुर रस होने पे, ठीक है, जो क्या नाम है इसका, पित्त सामक रस होते हैं वो शीतवीर्य होते हैं, जो पित्तवर्धक रस होते हैं वो उष्णवीर्य होते हैं, लेकिन फिर भी मधुर रस होते हुए भी ये उष्णवीर्य हो गई। घृत जो है वो शीतवीर्य है, ठीक है, शीतवीर्य है, लेकिन अग्नि का दीपक हो जाता है फिर भी। मुदक जो है वो कटु विपाक वाली है, फिर भी पित्त सामक हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रभाव के। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे मास, एक उड़द वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उड़द जो है मधुर विपाक वाली है, लेकिन फिर भी पित्त बढ़ाती है। हरित की जो है वो कसाय रस वाली है, कसाय रस होने पे इसको शीतल होना चाहिए था, क्योंकि कसाय रस तो पित्त का सामक होता है, पित्त सामक चीजें शीतल होती है, लेकिन उष्णवीर्य है। कपित जो है वो अम्ल रस वाला है, और फिर उसके बावजूद भी ग्राही है, जबकि अम्ल रस वाली चीज़ें जो होती है वो सृष्ट विणमूत्र होती है। क्योंकि आप अम्ल रस को हमने जब आपको याद कराया था तो एल्कोहल से याद रखो, जैसे एल्कोहल अम्ल रस वाली, अम्ल रसों में प्रधान क्या है, मद्य, और मद्य क्या होती है, डायूरेटिक होती है। ठीक है, लेकिन ये अम्ल रस होने के बाद भी ग्राही है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हुए। फिर यहाँ पे पॉइंट में एक पाओ, समान बल है, अगर समान बल होने पर द्रव्यों की कार्मुकता का आधार क्या है। रस, विपाक, वीर्य, प्रभाव, इनमें कौन जीतेगा अगर समान बल है। रस का, विपाक का, वीर्य का, प्रभाव, चारों का समान बल है, तो फिर कौन जीतेगा। तो रस से विपाक, विपाक से वीर्य और वीर्य से प्रभाव जीतेगा। ओके, एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि पीपली विपाक से, बृहत पंचमूल वीर्य से और दंती प्रभाव से अपना कार्य करती है। तो सबके अपने अपने सेपरेट वो है। अच्छा जी, बल अगर विषम हो जाए, ठीक है, बल विषम होने पर भी जो बलवान होता है उसी के अनुसार फिर कार्य होगा। अगर विषम बल हो जाए तो फिर ये नहीं डिपेंड करेगा कि वीर्य पे, विपाक पे, फिर जिसका बल, रस का अगर बलवान है वहाँ पे तो रस से काम हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने दिया है रक्त अर्क, यानी लाल रक्त अर्क, रक्त पुष्प वाला अर्क, उसके जो पुष्प है वो मधुर और तिक्त रस से, ठीक है, कटु विपाक एवं उष्ण वीर्य को दबाकर रक्त पित्त को शांत कर देता है। यानी जो रक्तार्क है उसका रस मधुर और तिक्त है, विपाक उसका कटु है और वीर्य उसका उष्ण है। अब कटु विपाक और उष्ण वीर्य ये तो दोनों पित्त की वृद्धि करने वाले हैं, तो ये तो रक्त पित्त को बढ़ाना चाहिए इनको, लेकिन ऐसा होता नहीं। रक्तार्क जो है रक्त पित्त को शांत कर देता है। इसका मतलब उसने विपाक और वीर्य से काम ही नहीं किया, उसने रस से काम किया, जो कि उसके रस मधुर और तिक्त थे। तो यहाँ पे उसका रस बलवान हो गया, और जो बलवान होता है वो काम कर देता है दूसरे को दबा के। ठीक है जी, फिर शुंठी का एग्जाम्पल है। शुंठी मधुर विपाक है, कटु रस है, उष्ण वीर्य है। ओके, ये वृश्यता का काम करती है। तो शुंठी का वृश्य गुण किस वजह से होता है, उसके मधुर विपाक की वजह से होता है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि शुंठी का वृश्य कर्म किस
गुण की वजह से, उसके मतलब कैसे होता है, तो मधुर विपाक की वजह से होता है। अगर कटु रस की वजह से होता तो वृश्यता कटु तो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि वृश्यता तो हमेशा शीतल मधुर इन चीज़ों से होती है। ठीक है, ओके, ध्यान रखो। फिर हींग पे आ जाओ। हींग जो है उष्ण वीर्य से कटु तिक्त रस और कटु विपाक को दबा देती है और वात का शमन करती है। ठीक है, आंवले को ले लो। आमलक जो है प्रभाव से त्रिदोष का शमन करता है। ये कुछ एक एग्जाम्पल थे इनके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब कर्म के बारे में एक बात हो रखी है, कर्म आखिर होता क्या है। ठीक है, जब चरकाचार्य ने चरक सूत्र स्थान 1 बताया है, दीर्घ जीविती अध्याय जो है उनका, तो वहाँ पे आपको याद हो तो सठ पदार्थ है ना, सामान्यम च विशेषम च द्रव्याण गुणाणी कर्म च, है ना, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणी कर्म च समयम च तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधि मास्थिता। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में यही चीज द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ऐसे करके आई है। तो द्रव्य पढ़ लिया था, गुण पढ़ लिया था, कर्म की बात बची हुई थी, तो कर्म यहाँ पे अब ये ले रहे हैं। कर्म क्या होता है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, द्रव्य पे आश्रित होता है और संयोग विभाग में, क्योंकि एक्चुअल संयोग विभाग कौन करवाता है, कर्म ही है जो संयोग विभाग करवाता है। ठीक है, चरक ने फिर एक दूसरी विधि है, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, जो करता है वही कर्म है। ठीक है, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म नान्यत अपेक्षित है, कर्तव्य की क्रिया कर्म होता है। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उचित है, प्रयत्न आदि कर्म है इनको भी जो है इनको चेष्टा कहा जाता है। क्रिया लक्षणम कर्म, ठीक है, लक्षण वाली डेफिनेशन तो रस वैशेषिक भजंत नागार्जुन वाले की, तो ये सब कर्म की परिभाषा है। ठीक है, या फिर कुछ विशेष टोनने की बात है आगे, या आमाशय हेतु तिक्त द्रव्य, हृदय हेतु अम्ल द्रव्य। अम्ल की तो हृदय के लिए बड़ा फेमस है। आप चरक आचार्य के अग्रय देखो तो वहाँ पे भी अम्लो हृदय नाम आया हुआ है कि हृदय चीजों में अग्रय होता है अम्ल रस। और अम्ल रस के गुण देखो आप चरक सूत्र 26 में देख लो या दूसरी जगहों पे देखो, सुश्रुत में देखो, तो वहाँ पे भी अम्ल रस की प्रॉपर्टी में हृदय वर्ड लिखा हुआ आता है, तो हृदय के लिए अच्छा है। पेशियों के लिए कसाय अम्ल अच्छा है। सुषमना स्पाइनल पॉइजन का काम करता है, कुपिलु कुचला। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सुषमना हेतु टॉनिक में कुपिलु दिया हुआ है। नाड़ी संस्थान के लिए तगर बड़ा अच्छा है। ठीक है, वाकई ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है ये। और रक्त के लिए जो है लोहो आयरन अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। विशिष्ट द्रव्यों का शोधन करने की कुछ बात आई हुई है। गुगलू का जो है गोदुग्ध से शोधन करना चाहिए, वत्सनाभ का गोमूत्र से करना चाहिए, कुपिलू का गोदुग्ध से शोधन, तदंतर घृत से भर्जन भूनना उसको। आईफेन का तो बहुत पॉपुलर है, ये कई बार एमसीक्यू में भी आपको मिलेगा, आर्द्रक स्वर से 21 भावना देने पर। जयपाल का गोदुग्ध से, धतूरे का भी गोदुग्ध से, विजया का भांग का गोघृत से, गुंजा का गोदुग्ध से और या कांजी में स्वेदन। बल्लतक का बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इष्टिका चूर्ण से शोषण, स्नूही क्षीर का इमली पत्र से। ठीक है, और चिंचक भी बोलते हैं ना। रक्त चित्रक का तो चूरा चूरा कर देंगे चूर्णोदक से। हींग का घी से भून के समान संभाग में घृत घृत से भर्जन करके हींग का करना। तो ये सारे बहुत ही कॉमन वाले हैं, कोई ऐसा इसमें यूनिक नहीं जिसको आप छोड़ने की सोच सको, आपको सब याद करना ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे देखो आप, रसों की भौतिक निष्पत्ति का ज्ञान कैसे होता है। और रसों की भौतिक निष्पत्ति का ज्ञान अपने को आप्तोपदेश से पता चलता है, मतलब कि किस रस में कौन सा महाभूत है, ये सब अपने को आप्तोपदेश से ही पता चलता है। ठीक है, भौतिक निष्पत्ति का निर्धारण ऐसे पूछा जाए तब वो हम अनुमान से भी कर सकते हैं कि ना, एक्चुअल ज्ञान तो आप्तोपदेश से मिलता है, निर्धारण की उसके देख के कि उसमें उसके कर्म देख के कि इसमें हो ये इस तरह के कर्म कर रहा है तो इसमें ये महाभूत रहे होंगे। रसों का परिज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष से, अनुमान से और आप्तोपदेश से, तीनों से हो जाता है। ठीक है, तीनों से हो ही रहा है क्योंकि जीवा से संयोग कराया तो रस का पता चला, तो प्रत्यक्ष हो गया। बाकी उनकी भौतिक निष्पत्ति और ये सब उनके अनुमान आप्तोपदेश से पता चला, तो तीनों इन्वॉल्व हो गए। वीर्य का ज्ञान जो है हमें प्रत्यक्ष से पता चलता है, क्योंकि है ना यावत अभी पीछे पढ़ के आए थे तो वीर्य का ज्ञान निपात और अधिवास दोनों से डिपेंड कर रहा था। तो निपात यानी जीवा के साथ संयोग, वो तो प्रत्यक्ष से ही पता चल जाएगा कि तीक्ष्ण वीर्य है या मृदु वीर्य है, इस तरह की चीजें। और बाकी अनुमान से। विपाक का ज्ञान, विपाक कर्म निष्ठा पे ही पता चलता है, इसलिए विपाक को निष्ठापाक भी कहते हैं। तो ये केवल और केवल अनुमान से पता चलेगा, इसका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं। प्रभाव का ज्ञान कैसे पता चलता है, प्रभाव का ज्ञान कर्म को देख के पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं। जो कर्म कर देगा तो पता चलेगा अरे ये कैसे किया इसने, रसगुण वीर्य विपाक तो ऐसे नहीं थे, तो वो प्रभाव से मान लिया जाएगा। तो कर्मुकता देखकर प्रभाव का ज्ञान होता है। ओके,
प्रत्यक्ष से जो है रस का सामान्य ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान मतलब हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा रस है। तो जीवा से संयोग होगा तो रसना इंद्रिय वाला प्रत्यक्ष है वो, तो हमें पता चलेगा मधुर अम्ल लवण कटु के समय कौन सा है। अनुमान से हमको उसका विशिष्ट ज्ञान पता चलता है। ठीक है। आप्तोपदेश से उसका प्रायोगिक ज्ञान, जो एक्चुअल में कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, जो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमें आप्तोपदेश से पता चलेगा। रस एक ऐसी चीज है जो शरीर और मन दोनों पे प्रभाव डालता है ना। जैसे मन का आह्लादन, मन को प्रसन्न करना, ठीक है, ये सब गुण भी जो है रसों के अंदर पाए जाते हैं। जबकि विपाक जो है उसका ऐसा नहीं, विपाक केवल शरीर पर प्रभाव डालता है। अब आ जाओ आप अनुपान वाले पॉइंट पे। अनुपान पे बहुत सारी बुक आयुर्वेद में लिखी गई है। ठीक है, इवन वृत्त्रयों में भी अनुपान के बारे में चर्चा है। लेकिन अनुपान का जो विशद वर्णन है वो वैद्यक जीवन नाम का जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। और ये वैदिक जीवन नाम का ग्रंथ लोलिम्बराज कृत ग्रंथ है। तो यहाँ कुछ एक अनुपान जो है इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे सूल में अनुपान, ठीक है, हींग एंड घृत। जीर्ण ज्वर में पीपली मधु। वात व्याधि में रसोन, रसोन वैसे बड़ा फेमस होता है वात व्याधि में, रसोन व घृत। श्वास में त्रिकटु और शहद, त्रिकटु त्रय उष्ण, उष्ण चीज है ही। गृहिणी में तक्र, फेमस है वैसे भी। विष में स्वर्ण पत्र, काफी फेमस है विष में स्वर्ण का, है ना। न सजती हिमपांगे विषम पदम दले अम्बुवत, ऐसा करके है ना। जैसे गर्विश के बारे में जो चरक आचार्य बोलते हैं कि है ना, उसमें ताम्र चूर्ण और मधु से हृदय को शुद्ध करके फिर उसको साण मात्रा में हेम चूर्ण खिला दिया जाए तो उसमें फिर कोई भी विष जो है उसका असर नहीं दिखा पाता। तो विष के लिए स्वर्ण पत्र। वमन के लिए लाजा है, खील। अतिसार में कुटज फेमस है ही, कुटजा रिष्ट कुटज वगैरह। रक्तपित्त में वासा, वासा फेमस है ही। वासा वीएसपी घृत करके जब हम आपको पढ़ा रहे थे चरक वैशिष्ट भी, और वैसे चरक पढ़ाते जब भी, वीएसपी घृत, वासा, सत्वरी आद्य और पंचमूल घृत, ये तीनों रक्तपित्त की चिकित्सा में होते ही है। और वैसे भी वासा फेमस है रक्षा करने के लिए। ठीक है ना। वो बड़ी फेमस सी लाइन नहीं है, योग रत्नाकर, हारिते और एक और दो जगह आई है वासा की तारीफ में कि वासाया विद्यमानस्य आसायाम जीवितस्य च रक्तपित्ती क्षयिकाशी किमर्थम अवशीदति रक्षा, रक्तपित्ती क्षयिकाशी रक्षक, ठीक है, रक्षक करके रक्तपित्ती क्षयिकाशी किमर्थम अवशीदति, ऐसे करके याद करते हैं। तो रक्तपित्त में भी दे दिया है वासा, और आगे देखो काश में भी यहाँ पे दे रखा है वासा। तो वासा इन जगहों पे काम आता है। बाकी पांडु में पुनर्नवा मंडूर फेमस है ही पांडु के लिए, तो पांडु को फिर से नया कर देगा। शीत में जो है इन्होंने तांबुल और मरीच का प्रयोग बताया है। प्रमेह में त्रिफला का और शर्करा का प्रयोग है। ठीक है। सन्निपात में आर्द्रक और मधु का। ज्वर में नागरमोथा और पित्त पापड़ा का। मुस्त और परपटक दे दिया। मुस्त परपटक चंदन उदीची नाग रही है, ज्वर में वो बनाते सडंग पानी, उसमें भी काम आते हैं। अर्श में चित्रक मूल। कृमि में तो विडंग कृमि घना नाम से रिष्टम होती है। अजीर्ण के लिए गर्म पानी से अच्छा और क्या होगा। क्षय में जो है क्षीर और मांस रस का प्रयोग है। ये कुछ एक जो है यहाँ की बातें होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ प्रमुख निघंटु और उनके रचनाकार। यहाँ पे जो पॉइंट इन्होंने दिए हैं कुछ प्रमुख निघंटु और उनके रचनाकार में, ये पॉइंट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू कि जितने पूछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी एक ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सफिशिएंट है। बाकी हमने आपको ये पॉइंट द्रव्य गुण में भी डाले हैं, और आपकी क्योंकि ये पॉइंट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के एमसीक्यू से ही पूछने शुरू कर देता है वो बंदा, एमसीक्यू वाले लोग, तो हमने हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में भी आपको कराए हैं। ये देखोगे तो हमें मिलेंगे। पहला इन्होंने लिया है अष्टांग निघंटु। ठीक है, अष्टांग निघंटु, इसी को अष्टांग हृदय निघंटु भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अष्टांग निघंटु या अष्टांग हृदय निघंटु व हटाचार्य का ये है। ठीक है, 8वीं शताब्दी के रहे हैं ये। प्राचीनतम निघंटु इसको बोला जाता है। और ऐसा भी है कि कुमारी का सर्वप्रथम वर्णन भी इसमें ऐसा पाया जाता है। और अष्टांग निघंटु ने अष्टांग हृदय को फॉलो किया है, ऐसा भी बोलते हैं। मैं आपको बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें मैंने आपको इससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ पे कराई है अल्टीमेट हिस्ट्री आयुर्वेदा में, और द्रव्य गुण में भी मिल जाएगी। अभी के लिए कुछ एक आपको रिवाइज आता रहा है इसलिए बोल दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है धन्वंतरी निघंटु, बहुत फेमस निघंटु है धन्वंतरी निघंटु।
धन्वंतरि निघंटु को ही द्रव्यावली या गुणावली भी कहते हैं, ठीक है। और महेंद्र भौगिक का ये है 10वीं शताब्दी जो है इसका काल, अगर हमें एक ही मानना हो तो 10वीं माना जाता है। वैसे जैसे आप ऑथेंटिक सोर्सेज में देखोगे तो इसकी रेंज है 10वीं से 13वीं, लेकिन फिर भी चूंकि जब लगाना होता है एक चॉइस तो 10वीं ही लगता है, तो आप 10वीं ही याद रखना, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, धन्वंतरि निघंटु में आगे जाके ये बताएगा कि 7 वर्ग होते हैं धन्वंतरि निघंटु में, और गुडुच्यादि वर्ग इसका पहला वर्ग है। इसी वजह से इसको गुडुच्यादि निघंटु भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसका पहला वर्ग गुडुच्यादि वर्ग है, इसीलिए गुडुच्यादि निघंटु भी इसका नाम फेमस हो रखा है। ओके, कभी कभी ऐसा नहीं मिलता, जैसे कि ये अष्टांग निघंटु वगैरह ऑप्शन में ना हो, पूछा जाता है प्राचीनतम निघंटु कौन सा है, तो इसको भी मान लिया जाता है, ठीक है। प्राचीन माना जाता रहा है इसको भी प्राचीनतम निघंटु में, धन्वंतरि निघंटु को। फिर द्रव्य गुण संग्रह, ये तो अपने चक्रपाणी दत्त का है। चक्रपाणी का तो काल भी आपको रटा पड़ा है, 1 और 1 2 चक्कों पे ही जिंदगी चलती है, ठीक है। चक्रपाणी 11वीं शताब्दी का है। द्रव्य गुण संग्रह जो है इसका ये है। अच्छा, ठीक है जी। फिर आप चलो नेक्स्ट पे, 1-2 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया, जैसे कि इन्होंने पर्याय रत्नमाला के बारे में नहीं बताया। 8वीं से सीधा 10वीं पे चलेगी। पर्याय रत्नमाला नाम का एक माधव नाम के आचार्य की रचना है, 9वीं शताब्दी का है वो, पर्याय रत्नमाला करके। ओके, चलो नेक्स्ट पे। बाकी मैंने कोई छुड़वाया नहीं, वहाँ पे हिस्ट्री में भी देखोगे तो वहाँ पे शब्द कराए हैं आपको। फिर आप आ जाओ अभिधान चिंतामणि या निघंटु शेष। तो चिंता तो सोने की ही रहती है। हेमचंद्र क्या है, ये 11वीं शताब्दी का है। ओके, जैन आचार्य हैं हेमचंद्र, कई बार इनका नाम आता है हिस्ट्री में भी। और ठीक है, यहाँ इन्होंने 11वीं रख दिया। जनरली तो हम इनको जो है 12वीं शताब्दी याद किया करते हैं, इन्होंने 11वीं पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है। हम लोग 12वीं में इसको जनरली याद करते हैं हेमचंद्र जी को, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसके बारे में क्या बोला जाए, निघंटु शेष अभिधान चिंतामणि, ऐसा बोला जाता है कि हेमचंद्र जी की दूसरी रचना है अभिधान चिंतामणि। एक अनेकार्थ संग्रह, एक देशी नाम माला, ये कुछ एक बुक्स जो है इनकी है, 6 कांड होते हैं इनकी बुक में। फिर आप आओ मदन पाल पे, ये बड़ा प्यारा है। एक तो नाम भी यही है और इसका कर्ता भी राजा मदन पाल को ही माना जाता है, और 14वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में है, ज़्यादा कोई झंझट है ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ आते वक्त इन्होंने बीच में फिर एक 12वीं शताब्दी में सोढल निघंटु मिस कर दिया, बहुत फेमस है वो भी, खूब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि वहाँ तो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतना इम्पोर्टेंट है, उसको यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था। सोढल निघंटु 12वीं शताब्दी का, ठीक है। अच्छा, इस सोढल निघंटु का जो नाम है, जो पांडुलिपियाँ मिलती हैं, ठीक है, उन्हीं पांडुलिपियों से नाम वगैरह देखते हैं। तो एक जगह पे नाम संग्रह इसका नाम मिलता है, नाम संग्रह, एक जगह गुण संग्रह मिलता है एक पांडुलिपि में। तो दोनों को मिला के नाम गुण संग्रह, ये भी इसका नाम फेमस है, नाम गुण संग्रह। तो पूछा जाए नाम गुण संग्रह किसका नाम है, तो नाम गुण संग्रह भी सोढल निघंटु का ही नाम है, ठीक है। अच्छा, 12वीं शताब्दी का है सोढल निघंटु, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है सोढल निघंटु, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, सोढल निघंटु अलग फेमस माना जाता है, और सोढल कृत गद निग्रह जो है वो अलग फेमस माना जाता है। सोढल कृत गद निग्रह काय चिकित्सा का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जबकि निघंटु द्रव्य गुण वाला हो गया, ठीक है। काय चिकित्सा का जो ग्रंथ है सोढल कृत गद निग्रह, उसमें 2 खंड होते हैं, एक प्रयोग खंड और एक काय चिकित्सा खंड, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बात बताएं, हाँ, कई ये आगे जाके वहाँ पे एक बात बताएगा अनुसरण वाली, ठीक है, तो वहीं पे देख लेंगे अनुसरण वाली बात। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे कैदेव निघंटु ले लिया इन्होंने 15th वाला, ठीक है। बाकी सब इन्होंने बीच के सब छोड़ दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। कैदेव निघंटु, कैदेव निघंटु में देखो 15वीं शताब्दी का कैदेव है। कैदेव का जो नाम है वो बड़ा फेमस है, पथ्य अपथ्य विबोधक, ये आगे जाके इन्होंने भी बता रखा है, गोविंद पारिक जी ने भी, आगे जाके है कैदेव निघंटु, कैदेव पंडित की रचना 15वीं शताब्दी में, पथ्य अपथ्य विबोधक इसका नाम है, ठीक है। और इसमें एक वर्ग आता है विहार वर्ग, ठीक है, विहार वर्ग,
वो बड़ा फेमस है, विहार वर्ग का उल्लेख है इसके अंदर। ठीक है, फिर आ जाओ आप अभिधान चूड़ामणि पे। वो चिंता थी, चिंता वाली तो हेम की थी, चूड़ामणि जो है ये राज की है। ठीक है, नरहरि पंडित की, राज निघंटु बोला जाता है या निघंटु राज बोला जाता है। ये नरहरि पंडित 17वीं शताब्दी का है जी। ठीक है, भाव प्रकाश निघंटु ओबियसली भाव मिश्र का है, ध्यान रखना, भाव प्रकाश बुक का नाम है, भाव मिश्र बंदे का नाम है, और 16वीं शताब्दी का है, ज़्यादा इन्होंने डिटेल यहाँ पे ली नहीं है। फिर वैद्यवतंस, हमने जहाँ भी इसको पढ़ा है ये वैद्यवतंस हम लोगों ने पढ़ा है, इन्होंने वसंत लिख दिया है, तो मेरे हिसाब से तो वतंस होना चाहिए, वैद्यवतंस। लोलिम्बराज की बुक है, 17वीं शताब्दी की ये बुक है। ओके, फिर आ जाता है द्रव्य गुण सतसलोकी, त्रिमल भट्ट की। त्रिमल भट्ट फेमस है कई सारी चीज़ों के लिए, बहुत योगदान है इसका, हिस्ट्री में जो आपको कराते थे इसका नाम खूब आया करता। त्रिमल भट्ट, तीनों मलों का भट्ट से नाश कर देती है योग की तरंगे, तो योग तरंगणी, वृत्ति योग तरंगणी। ठीक है, ये सब बुक भी जो है त्रिमल भट्ट की ही बुक है। और तो कुछ छूट तो नहीं रहा। चलो, राजवल्लभ निघंटु राजवल्लभ का है, 18वीं शताब्दी का है। और राज निघंटु ऊपर जो आया 17वीं शताब्दी नरहरि, उसी का एक नाम चूर्ण संग्रह भी होता है, ये बात मैंने यहाँ लिख दी थी आपके लिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट्स पे। शालिग्राम निघंटु की बात है। शालिग्राम निघंटु 19वीं शताब्दी का है, शालिग्राम की रचना है। इसका ये क्वेश्चन बड़ा फेमस होता है कि जो अंतिम निघंटु जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 2-4 पॉइंट छोड़ के कि यहाँ पे अंतिम निघंटु माना जाता है शालिग्राम निघंटु, क्योंकि 19वीं सदी का है। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बाद निघंटु नहीं लिखे गए हैं, उसके बाद भी प्रियव्रत शर्मा जी का प्रिय निघंटु है, और भी 1-2 आचार्यों के निघंटु है, बट चूंकि प्राचीन शैली पे जो आधारित है वो यही है लास्ट, तो इसलिए जो है इसको माना जाता है। प्रिय निघंटु ये रहा, प्रियव्रत शर्मा जी का 20वीं शताब्दी का। निघंटु आदर्श, ये भी बड़ा फेमस है भैया, वैद्य बापालाल शाह का, बहुत फेमस वैद्य हैं ये भी, 20वीं सदी के ही हैं, लेकिन इनको अंतिम निघंटु नहीं मानते, अंतिम इन्हीं को मानते शालिग्राम को। रीजन ये है कि प्राचीन शैली पे आधारित ये अंतिम निघंटु है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, प्राचीनतम निघंटु कौन सा है, तो अष्टांग निघंटु जो है अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वाहटाचार्य का 8वीं शताब्दी का, उसको प्राचीनतम निघंटु माना जाता है। यद्यपि सोश्रुत निघंटु जो है सबसे प्राचीन है, लेकिन अब वो उपलब्ध होता नहीं, तो यही रहता है। पथ्य अपथ्य विबोधक निघंटु जो है कैदेव वाला 15वीं शताब्दी का, ये बात हो चुकी है। ठीक है, निघंटु जिसमें विहार वर्ग का भी वर्णन है वो यही है, कैदेव निघंटु। अच्छा जी, राजवल्लभ निघंटु जो अभी हमने पढ़ा, राजवल्लभ जी का, दिन के पूर्वाह्न अपराह्न आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण उन्होंने कर रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने ये आधारित वाली बात एक उठा ली। ठीक है, शालिग्राम निघंटु जो है वृहद निघंटु रत्नाकर पर आधारित है। ठीक है, निघंटु रत्नाकर तो शालिग्राम तो वृहद निघंटु रत्नाकर पे है, लेकिन बाकी लोगों का भी है, कौन सा किस पे आधारित है, बेस्ड है, पूछा जाता है। तो मेरे पास यहाँ खाली जगह तो है ही, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि सोढल निघंटु पे आ जाओ सबसे पहले। सोढल निघंटु, सोढल निघंटु कब का है, 12th का, 12वीं शताब्दी का, 12th AD। ठीक है, इन्होंने अनुसरण किया है धन्वंतरी निघंटु का। ठीक है, सोढल निघंटु ने धन्वंतरी निघंटु का अनुसरण किया। धन्वंतरी निघंटु कब का है, ठीक है, मोस्ट प्राइमरीली 10वीं शताब्दी जो है लगा करता है। तो सोढल निघंटु ने धन्वंतरी निघंटु, सोढल निघंटु 12वीं, धन्वंतरी निघंटु 10वीं का अनुसरण किया है। ठीक है जी, अब आ जाओ आप सारंगधर पे। ठीक है, सारंगधर है 13th AD का, 13वीं शताब्दी का सारंगधर। सारंगधर 13वीं का, मदनपाल निघंटु 14वीं का। ठीक है, सारंगधर हालांकि इतना कुछ बहुत ज्ञान दिखाया नहीं है निघंटु के संदर्भ में, लेकिन फिर भी सारंगधर 13वीं, मदनपाल 14वीं ने सोढल का अनुसरण किया है। ठीक है, सोढल है 12वीं का, सोढल का अनुसरण किया है। अनुसरण का मतलब कि उनकी टेक्निक को फॉलो करना, ठीक है, कुछ चीज़ें ले लेना उनसे, ये सब चीज़ें। सोढल जो है 12वीं शताब्दी का है। ठीक है, अच्छा, फिर मदनपाल निघंटु जो है 14 वाला, उसका अनुसरण किया है भाव प्रकाश ने। भाव प्रकाश है 16वीं का, बड़ा फेमस है, अब तो भाव प्रकाश ही चलता है। भाव प्रकाश 16वीं शताब्दी ने, उन्होंने मदनपाल निघंटु का अनुसरण किया है। ठीक है, तो एक तो आपको काल याद होने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा हिंट लगेगा आपको कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, थोड़ा तो हिंट रहेगा ही।
तो सोडल 12वीं का, सारंगधर 13वीं का, मदनपाल 14वीं का, धन्वंतरी 10वीं का, भावप्रकाश 16वीं का। भावप्रकाश ने अपने से जस्ट पहले वाले का किया हुआ है, मदनपाल वाले का। ठीक है। अच्छा, और एक राज निघंटू का भी होता है। राज निघंटू ने किसका किया? तो राज निघंटू 17वीं शताब्दी वाला ही है। राज निघंटू ने धन्वंतरी निघंटू को फॉलो किया। राज निघंटू 17वीं शताब्दी, अभी पढ़ा था पीछे ना, राज निघंटू, निघंटू राजचूर्ण संग्रह, उन्होंने धन्वंतरी निघंटू का अनुसरण किया। ठीक है, धन्वंतरी निघंटू का अनुसरण। तो ये कुछ एक अनुसरण के पॉइंट है जो अक्सर आपको, ऐसा नहीं कि कुछ नए हैं, अक्सर पूछे हुए मिल जाते हैं आपको। अब हर क्वेश्चन हर एग्जाम में तो ओबियसली नहीं पूछा जा सकता, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट ही 100 से ज़्यादा तो है ही। क्वेश्चन तो 100 ही देने हैं, जबकि इम्पोर्टेंट पॉइंट ही गिनने लगो तो आप 100 से कहीं ज़्यादा है। तो हर इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हर एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन आते रहते हैं रोटेट होते हुए। ठीक है जी। ओके, अब इन्होंने निघंटुओं के यहाँ पे वर्ग बताए हैं। ठीक है जी। धन्वंतरी निघंटु 7 वर्ग हैं, 7। द्रव्य गुण संग्रह चक्रपाणी वाला 15 वर्ग हैं इसमें। मदनपाल निघंटु 13 वर्ग हैं। और आपका कैदेव निघंटु 9 वर्ग हैं। राज निघंटु 23 वर्ग है। भाव प्रकाश निघंटु में इन्होंने 22 वर्ग दिए हैं, लेकिन सब जगह और खुद भाव प्रकाश में भी 23 वर्ग हैं। 23वां वर्ग अनेकार्थ नाम वर्ग भी है, तो 23 आंसर लगना चाहिए, 23 वर्ग ना कि 22 वर्ग। राजवल्लभ निघंटु में 6 वर्ग हैं। वैद्यवतंस में 7 वर्ग हैं। वैद्यवतंस तो वही है अपने ये दोलिम राज वाला। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, बड़ा छोटा सा बुक, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 57 के आसपास श्लोक, ऐसा याद किया था हम लोगों ने कि 57 श्लोक जो है इसमें रहते हैं वैद्यवतंस में, तो बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है इसमें। ठीक है, और सोडल निघंटु 27 वर्ग है इसमें। तो ये बात है निघंटु और उनके वर्ग की। तो सारी बातें तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बाकी जो जैसे भाव प्रकाश निघंटु के बारे में खास बातें, वो तो भाव प्रकाश वैशिष्ट हमने कवर किया ही है, तो वहाँ हो ही गई है। नेक्स्ट पे आइए।